नमस्कार, मेरा नाम है सीएस सुमित कुमार यादव और स्वागत है आपका इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस के इस प्रोग्राम में। कुछ वीक्स पहले सीएमआई सेंट्रल मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट आई, जिसके अनुसार भारत में 86 मिलियन सैलरीड एम्प्लॉय है। और जैसा कि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज आर नॉट अवेयर ऑफ बेसिक इनकम टैक्स रूल्स that are applicable on their income. So today we are going to discuss income tax rules, provisions या section that are applicable और that makes an impact on salaried employee person, so that आप लोग अपनी टैक्स प्लानिंग उसके अकॉर्डिंगली कर सकें। इसके अलावा अगर आप अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं तो रिटायरमेंट के टाइम पे मिलने वाली पेमेंट्स, फॉर एग्जांपल लीव एनकैशमेंट, ग्रेचुइटी, एक्सग्रेशिया, पेंशन इंक्लूडिंग फैमिली पेंशन, इन सब की भी टैक्सेबिलिटी को आज हम डिस्कस करेंगे। But before starting, let me explain you some of the basics of income tax, so that आगे जब हम कोई सेक्शन डिस्कस करेंगे तो आप उसको बेटर इवेलुएट या फिर एनालाइज कर पाएँ। देखिए, जो इनकम टैक्स है उसमें इनकम को 5 कैटेगरीज या फिर 5 हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट, इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन। फोर्थ, कैपिटल गेन। एंड फिफ्थ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके अलावा इनकम टैक्स में आपके पास 2 टैक्स रिजीम है, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके पास 2 टैक्स स्ट्रक्चर है। पहला है ओल्ड टैक्स रिजीम, दूसरा है न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको काफ़ी सारी डिडक्शन मिलती है, बट उसमें टैक्स रेट हाई है। न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, बट उसमें टैक्स रेट कंपैरेटिवली लो है। फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लिसिटी एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, पहले हम ओल्ड टैक्स रिजीम को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद वी विल मूव ऑन टू न्यू टैक्स रिजीम। अभी आपकी स्क्रीन पे जो अपेयर हो रहा है, दिस इज द प्रोसेस टू कंप्यूट इनकम टैक्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी इनकम को 5 कैटेगरीज या फिर 5 हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। ऑन एडिंग इनकम फ्रॉम ऑल दिस 5 हेड्स हमें मिलेगा ग्रॉस टोटल इनकम। इसके बाद कुछ स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर होती है, फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल, जिसमें अगर आप स्पेंड करते हैं तो आपको कुछ डिडक्शन मिल जाती है। इसका मतलब कुछ अमाउंट आपके ग्रॉस टोटल इनकम से कम हो जाएगा, डेट इज कुछ अमाउंट पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दिस डिडक्शन आर सब्जेक्ट टू वेरियस लिमिट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन। सो ग्रॉस टोटल इनकम से हमने डिडक्शंस माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया है टैक्सेबल इनकम। अब हम क्या करेंगे, इस टैक्सेबल इनकम पे टैक्स रेट लगेगा तो हमें इनकम टैक्स अमाउंट हमारा आ जाएगा। लेट सपोज हमारा इनकम टैक्स अमाउंट आता है 1 लाख रुपीज़ एंड जो हमारा टीडीएस कटा है हमारे इनकम से वो है 99,000 रुपीज़। तो उस केस में जो बैलेंस 1,000 रुपीज़ है, वी हैव टू डिपॉजिट डेट टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर इनकम टैक्स पेएबल, डेट इज़ जो हमारा इनकम टैक्स अमाउंट आ गया है उसमें से हमने टीडीएस माइनस कर दिया, जो बैलेंस पेएबल है जो आपको डिपॉजिट करना है, अगर वो 10,000 या फिर मोर है तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स का भी ध्यान रखना होगा। बाय द वे, मैंने अभी तक आपको जो भी एक्सप्लेन किया है या फिर जो भी कैलकुलेशन बताई है, आपको वो मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। इनकम टैक्स की एक वेबसाइट है www.incometaxindia.gov.in, जिसके थ्रू आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो विद इन जस्ट अ मिनट बाय एंटरिंग सम बेसिक डेटा। लेट मी शो यू ऑल दिस थिंग प्रैक्टिकली। देखिए, अभी आपकी जो स्क्रीन पे अपियर हो रहा है ये एक लिंक एड्रेस है। आपको अपना इंटरनेट ब्राउजर ओपन करना है, देन यू हैव टू टाइप दिस लिंक एड्रेस एंड हैव टू प्रेस एंटर। इसकी जगह आप गूगल पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर सर्च करके भी इस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन अपियर होगी जिसमें आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है असेसमेंट ईयर। अभी हम फाइनेंशियल 22 ऐसी कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे असेसमेंट ईयर 23-24 सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट इज टैक्स पेयर, आई हैव सेलेक्टेड इंडिविजुअल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 BAC। ये सेक्शन न्यू टैक्स रिजीम का है और ये सवाल ये पूछ रहा है कि क्या आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं या नहीं, बिकॉज अभी हम ओल्ड टैक्स रिजीम को डिस्कस कर रहे हैं या फिर उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नो कर दिया है। नेक्स्ट, मेल, फीमेल या सीनियर सिटीजन, मेल। रेजिडेंशियल स्टेटस, आई हैव सेलेक्टेड इट एज रेजिडेंट। नाउ अब नेक्स्ट ये पूछ रहा है व्हाट इज़ योर इनकम फ्रॉम सैलरी।
इस एग्जांपल में मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारी सैलरी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ है, तो पूरे साल की 12 लाख रुपए होगी, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12। वैसे तो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको बता दूं कि एक स्टैंडर्ड डिडक्शन का कंसेप्ट होता है। जब हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी होती है, तो जितनी भी सैलरी है या फिर अमाउंट ऑफ 50,000 विच एवर इज लोअर, उतने अमाउंट का हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो 12 लाख में से मैंने 50,000 माइनस कर दिया स्टैंडर्ड डिडक्शन के, तो हमारी सैलरी आ गई है जो कि टैक्सेबल होगी इनकम अंडर द हेड सैलरी में, वो है 11,50,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई हैव एज्यूम्ड इट एज 0। एंड देन नेक्स्ट कैपिटल गेन एज्यूम्ड एट 0। इसके बाद मैंने एज्यूम किया है कि हमारी 50,000 एफडीआर की इंटरेस्ट इनकम भी है, तो विच आई हैव शोन एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो मैंने उसमें 50,000 दिखा दिए। तो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी होगी? 11,50,000 इनकम फ्रॉम सैलरी एंड 50,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, टोटल 12 लाख रुपीज़ होगी। डिडक्शंस आई हैव एंटर्ड इट एज 0, तो हमारी नेट टैक्सेबल इनकम होगी 12 लाख। अब इस 12 लाख पे आपको इनकम टैक्स पे करना होगा, इस पर टैक्स रेट लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर ली है, जो कि आई है 1,79,400। इसमें एजुकेशन सेस भी इंक्लूडेड है और सरचार्ज इफ़ एप्लीकेबल। अब लेट्स सपोज कि जो हमारा टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो है 1,70,000, तो रिमेनिंग 9,400 आपको डिपॉजिट करना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स। आई एम होपिंग कि अभी तक मैंने आपको जो भी एक्सप्लेन किया होगा आप वो समझ पाए होंगे एंड इस वेबसाइट के थ्रू प्रैक्टिकली रिलेट भी कर पाए होंगे। अब जब हमें पता चल गया कि हमारा कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो हम उतना रुपए का चालान जमा करवा देंगे। चालान जमा करवाने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आईटीआर फाइल करना। अगर हम मैं इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देखूं तो मेन हमारे पास 4 आईटीआर के ऑप्शंस है: आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4। आईटीआर 1 कौन फाइल करेगा? इफ़ यू आर हैविंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज, एंड आपकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख को एक्सीड नहीं करनी चाहिए एंड एग्रीकल्चर इनकम 5,000 को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है, या इफ़ यू आर हैविंग एन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, या फिर इफ़ यू आर हैविंग इनकम फ्रॉम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, या फिर कैपिटल गेन की इनकम है, या फिर लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड या फिर कैरियर फॉरवर्ड का कंसेप्ट है, या फिर इफ़ यू आर हैविंग एनी एसेट विच इज़ सिचुएटेड या लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। आईटीआर 2 कौन फाइल कर सकता है? जिसकी पीजीबीपी यानी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है एंड आईटीआर 1 के लिए वो इनएलिजिबल है। अब हमने आईटीआर 1 एंड 2 डिस्कस कर लिया है, अब 3, 4 को हम थोड़ा सा ओवरऑल समझ लेंगे। 3, 4 बेसिकली बिजनेस या प्रोफेशन के लिए है। आईटीआर 4 की अगर हम बात करें तो अगर आप इनकम डिक्लेयर करते हो अंडर सेक्शन 44 AD, 44 ADA, 44 AE, डैट इज जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के जो सिस्टम है, तो उस केस में आप आईटीआर 4 फाइल करोगे। एंड इसमें भी सेम लिमिट है कि आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 50 लाख को एक्सीड नहीं करनी चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। एंड अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, या फिर इफ आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है, या फिर इफ़ यू आर हैविंग इनकम फ्रॉम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, या फिर कैपिटल गेन, लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरिड फॉरवर्ड, या इफ़ यू आर हैविंग एनी एसेट विच इज सिचुएटेड और लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में आप आईटीआर 4 नहीं फाइल करेंगे, आपको आईटीआर 3 फाइल करनी होगी। So this was the overall overview या synopsis या bird eye view of income tax. Now we are going to discuss in detail provision of income under the head salary. So पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। इसका शॉर्ट एंड सिंपल आंसर है ड्यू या रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, लेट्स सपोज मेरी ईयर 1 में सैलरी है 1 लाख रुपीज़, और ये जो 1 लाख रुपए है ना वो मुझे इस साल नहीं अगले साल मिले, डेट इज़ ईयर 2 में। तो आपको इस 1 लाख रुपए पे कब टैक्स देना है? तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू या रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर आपको ईयर 1 में ही देना होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, लेट्स सपोज आपको पैसे की एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, आप अपने एम्प्लॉयर के पास जाते हो और कहते हो कि सर मुझे 1 लाख रुपए सैलरी एडवांस चाहिए, और ये जो एडवांस है ना वो आप नेक्स्ट ईयर की सैलरी से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ ईयर ऑफ रिसिप्ट आपको इस 1 लाख पे यानी आपको इस सैलरी एडवांस पे इसी साल यानी ईयर 1 में ही टैक्स देना होगा, और नेक्स्ट ईयर जब ये सैलरी ड्यू होगी ना तो आपको दोबारा से इस अमाउंट पे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3, लेट्स सपोज कि लास्ट ईयर आपकी सैलरी थी 1 लाख रुपए एंड आपने उसके अकॉर्डिंगली ही टैक्स पे किया और आईटीआर भी फाइल कर दी, लेकिन आज कोर्ट का ऑर्डर आता है या फिर आपका बेसिक पे फिक्सेशन होता है
एंड आपकी सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख हो जाती है विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो उस केस में जो डिफरेंस 50,000 है, आपको उस पर टैक्स इसी साल देना होगा। अब आपका एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सुमित, लास्ट ईयर जो मेरा इनकम टैक्स था वो 20% स्लैब रेट में था और इस बार यानी इस ईयर 30% में है। एक्चुअल में जो ये 50,000 है वो तो लास्ट ईयर को बिलोंग करते हैं ना, तो उस 50,000 पे जहाँ पे 20% मुझे टैक्स देना चाहिए था, अब मुझे 30% टैक्स देना होगा, यानी मुझे डायरेक्टली 10% का लॉस हो गया उस 50,000 पे। तो इसके लिए गवर्नमेंट लेके आई है रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सब सेक्शन 1। ये सेक्शन ये कहता है कि अगर सैलरी एरियर्स या फिर सैलरी एडवांस की वजह से जो आप टैक्स दे रहे हो वो हायर है एज़ कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ टैक्स जो आप देते, अगर वो सैलरी एरियर्स या फिर सैलरी एडवांस जिस ईयर को पर्टेन करता है उस ईयर में टैक्स होता है या फिर एसेस होता, तो उस केस में आपको रिलीफ मिलेगा। अब आपका ये सवाल होगा कि कितना रिलीफ मिलेगा। तो इसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जो हमारे ये 50,000 है ये लास्ट ईयर को पर्टेन करता है। अगर लास्ट ईयर में हम टैक्स देते तो 50,000 का 20% यानी 10,000 हमें उस पर टैक्स देना पड़ता। एंड अब हमें 50,000 का इस बार टैक्स देना पड़ेगा। 50,000 का 30% टैक्स लगेगा, वो है 15,000। पहले 10,000 देते, इस बार 15,000 देना पड़ेगा। तो कितना हम ज़्यादा दे रहे हैं? 5,000 रुपये। तो 5,000 की आपको रिलीफ मिल जाएगी अंडर सेक्शन 89 सब सेक्शन 1। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सैलरी। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है। देखिए, सैलरी में सबसे पहले इंक्लूड होगा वेजेस। अब वेजेस को हम समझ लेते हैं। ये वेजेस आपको चाहे रेगुलर बेसिस पे मिले या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हो, चाहे आपको डेली मिले या फिर वीकली या फिर मंथली मिले, ये सब इसी हेड में टैक्सेबल होगा। इसके अलावा हमें पॉइंट डिस्कस करने हैं बोनस। बोनस डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉई है तो उस केस में ना आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है, डेट इज़ 50,000 पर मंथ, 60,000 पर मंथ, 70,000 पर मंथ। इसको कहते हैं फिक्स्ड पे। इसके अलावा एक आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे एंड कंपनी की परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी आपको कुछ पैसे दिए जाते हैं, जिसको हम वेरिएबल पे कहते हैं। तो सिमिलरली पीओसी में उसी वेरिएबल पे को बोनस, पीआरपी या फिर पीएलआई के नाम से जाना जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस है, बोनस, पीआरपी और पीएलआई में क्या डिफरेंस है। इससे पहले ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर हम पीएसयू की बात करें तो उसमें 2 टाइप के एम्प्लॉय होते हैं। एक होते हैं एग्जीक्यूटिव और दूसरे होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जिनका ग्रेड E0 एंड अबव होता है, डैट इज़ 30,000 की पे स्केल या फिर उससे ज़्यादा वाले पे स्केल एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं एंड उससे बिलो वाले नॉन एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। अब जो नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय है उसमें जिनके अभी बेसिक पे प्लस डीए 21,000 या उससे कम है उनको बोनस मिलेगा, और जिनका भी बेसिक पे प्लस डीए 21,000 से ज़्यादा है उनको पीएलआई मिलता है। पीएलआई क्या होता है? परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। इसका बेसिकली 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है कंपनी एमओयू स्कोर और दूसरा होता है इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। एमओयू स्कोर का जो वेट है वो है 90% और इंक्रीमेंटल प्रॉफिट का वेट होता है 10%। तो इस वेटेज के बेसिस पे एक नंबर ऑफ पीएलआई डेज आ जाते हैं। लेट्स सपोज नंबर ऑफ पीएलआई डेज आया है 24। तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो बेसिक पे है और डी है उसको डिवाइड बाय हम 30 कर देंगे, तो एक दिन की सैलरी आ गई। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो 24 डेज की सैलरी आ गई। इसका मतलब आपको 24 डेज की सैलरी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ पीएलआई। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीएलआई नंबर ऑफ डेज 30 को एक्सीड नहीं कर सकता। हाउएवर दिस इज सब्जेक्ट टू कंपनी पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसके अलावा अगर हम पीआरपी की बात करें तो जो भी एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉई है उनको हम पीआरपी देते हैं, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं।